Hello and welcome students to the online classes of Power Electronics. This is week 5th and lecture number 1st, and I am here your teacher Mohsin Khan. हम लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि व्हाट्स एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हमने स्टडी किया था कि व्हाट आर एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि व्हाट आर एक्चुअली द एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो हमने स्टडी किया था कि ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, जो हाई पावर लोड्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मोटर ड्राइव्स में यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्टडी किया था कि हाउ टू कंट्रोल द पावर अक्रॉस अ लोड, ठीक है, यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू स्विचिंग। ये हमने इनिशियल में थोड़े से स्टडी किया था। उसके बाद हमने डिफरेंट टॉपिक्स कंक्लूड किए थे, और लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक कंक्लूड किया था वो था हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हमने स्टडी किया था कि रेक्टिफिकेशन इज़ एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ एसी पावर इनटू डीसी पावर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास लोड जो होते हैं वो डीसी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर कर लें कंप्यूटर को, इसी तरह अगर हम कंसिडर कर लें मोबाइल को, ठीक है, तो उसके लिए हमने इसी एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम स्टडी करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर्स, ठीक है, या फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन। This is actually the circuit of schematic diagram of full wave rectification. इसमें और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में डिफरेंस ये होता है कि जैसा कि आप लोगों को याद हो कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हाफ जो साइकिल है वो लोड के अक्रॉस मिल जाता है, लेकिन हाफ वेव और दूसरा जो हाफ वेव है वो लोड के अक्रॉस नहीं मिलता। तो दैट्स व्हाई दैट इज़ कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और इसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें जो इनपुट के दोनों हाफ साइकिल्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो और चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, वो लोड के अक्रॉस मिलते हैं, तभी इट्स कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज इसलिए कहते हैं कि इसकी जो स्कीमेटिक है, ये जो स्कीमेटिक है यहाँ पे, ये हमारे पास किसकी शक्ल की तरह है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, ठीक है, तभी इसको कहते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने देखा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायोड यूज़ हो रहा था। इसमें हमारे पास 4 डायोड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस सर्किट इन डिटेल। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास प्राइमरी है ऑफ ट्रांसफार्मर, और यहाँ से इसको क्या मिलता है, वी सोर्स वोल्टेज, ठीक है, प्लस माइनस पोलैरिटी है। तो इसी तरह यहाँ भी प्लस माइनस पोलैरिटी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग फिर कनेक्टेड है किसके साथ, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के साथ। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 डायोड्स हैं, D1, D2, D3 एंड D4। इसमें एक्चुअली कंडक्शन इस तरह होती है कि आउट ऑफ दीज 4 डायोड्स एक हाफ साइकिल के दौरान दो डायोड्स कंडक्ट करते हैं और 2 रिवर्स बायस्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास जो 2 फॉरवर्ड बायस्ड थे वो रिवर्स बायस्ड हो जाते हैं, और जो ऑलरेडी रिवर्स बायस्ड थे वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अब क्या है, ये हमारे पास है पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। और ये जो आर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोड रजिस्टर है, और ये हमारे पास लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने डिनोट किया है आउटपुट वोल्टेज वीओ, और साथ में यहाँ पे हमने डिनोट किया है आईओ विच स्टैंड्स फॉर आउटपुट करंट। तो अब हम इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो देखते हैं। तो कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे कि कौन कौन से डायोड्स कंडक्ट करते हैं और कौन से डायोड्स कंडक्ट नहीं करते हैं।
तो ये अब हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास देख सकते हैं आप लोगों के ये वी एस है और ये प्लस माइनस पोलरिटी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस है। इसी तरह ये जो पॉजिटिव है ये इसके तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल की पोलैरिटी इस तरह होती है, जब सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी इस तरह होती है कि प्लस ऊपर हो और माइनस नीचे हो, तो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लस जो है, इस प्लस के थ्रू ये डायोड D2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, क्योंकि इसके एनोड के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है। और साथ में अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो इस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्टेड है। सो D2 एंड D3 विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड when this is plus and this is minus। सो इसमें हमने कंसिडर किया है कि जो डायोड्स हैं वो आइडियल डायोड्स हैं। तो तभी हमने नेक्स्ट फिगर में ये दोनों जब फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं तो उसको हमने रिप्लेस किया है एक शॉर्ट सर्किट में। जिस तरह आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये अब ये डायोड D2 है वो शॉर्ट सर्किट पे हमने वो डिनोट कर लिया और ये भी शॉर्ट सर्किट पे हमने रिप्लेस कर लिया है। तो यहाँ से ये करंट इस तरह फ्लो करती है, इस तरह लोड रजिस्टर से पास हो के यहाँ पे आ जाती है, और ये चूँकि ओपन है तो इस साइड पे मूव नहीं करता ये करंट, तो इस तरह करंट मूव करता है और इसी तरह सोर्स पे दोबारा चला जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास पोलैरिटी वोल्टेज सोर्स की ऐसी हो तो हमारे पास D2 और D3 कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लस माइनस। अब जब पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है, क्योंकि जो इनपुट है वो हमारे पास AC है और AC की आप लोग जानते हैं कि पोलैरिटी हर एक टाइम इंस्टेंट पे चेंज होती रहती है। तो अब हमारे पास नीचे प्लस आ गया और ऊपर माइनस आ गया। तो इस केस में अब क्या होगा, अब D4 और D1 फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे और ये दोनों पहले रिवर्स बाइस थे, और जो पहले फॉरवर्ड बाइस थे वो अब रिवर्स बाइस हो जाएंगे। तो अब ये प्लस, इसकी वजह से ये डायोड शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि ये डायोड ऑलरेडी ओपन है। तो करंट इसी तरह लोड रजिस्टर से पास होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से फिर D1 को क्रॉस करके इसी तरह सप्लाई तक मूव कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब पोलैरिटी एक तरह की होती है तो दो और डायोड्स कंडक्ट करते हैं, तो और जब पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो फिर दूसरे दो डायोड्स हैं वो कंडक्शन करते हैं। लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन सेम है। तो जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल बिल्कुल वो रेक्टिफाई हो गया, ठीक है। आप लोगों को वेवफॉर्म के थ्रू अब समझ आ जाएगी कि क्यों हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसके वेवफॉर्म्स को देखते हैं। ये अब हमारे पास सोर्स वोल्टेज की वेवफॉर्म है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। इसको हमने डिनोट किया है Vs पे और ये हमारे पास प्लस Vm है। Vm मीन्स के मैक्सिमम वोल्टेज। अब जब ये पॉजिटिव ये हाफ साइकिल मिलती है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है प्लस माइनस, तो हमारे पास इसकी वजह से B रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करती है। तो जब रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का मतलब यह है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी, और इसको हमने डिनोट किया है V आउट पे। तो ये अब हमारे पास वही V आउट है कि जो सोर्स वोल्टेज होगी उसी तरह की वोल्टेज आउटपुट पे भी मिलेगी, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है प्लस माइनस, उसी तरह का वोल्टेज प्लस माइनस यहाँ पे भी होगा। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन में कि जब पोलैरिटी ये हो, ये साइकिल हो प्लस हाफ साइकिल, तो कौन कौन से डायोड्स कंडक्शन कर रहे हैं, I2 एंड I3। तो इसी तरह मैंने आप लोगों को कोशिश किया है कि इस हाफ साइकिल में कौन कौन से करंट फ्लो कर रहे हैं, कौन कौन से डायोड फ्लो कर रहे हैं, ID2 एंड ID3। इसका मतलब है कि दिस इज द करंट अक्रॉस डायोड D2 एंड डायोड D3। अब ये हमारे पास डायोड का वो वेवफॉर्म हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो डायोड D1 है और डायोड D4 है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इस दौरान हमारे पास जो डायोड D1 और डायोड D4 है
वो रिवर्स बाइस्ड है, तभी इसके अक्रॉस वेवफॉर्म शो एग्जिस्ट नहीं करती। और इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि IO या जो आउटपुट करंट है उसकी वेवफॉर्म भी आप लोग देख सकते हैं। और इस केस में हमने यहाँ पे लिखा है कि D2 एंड D3 आर ऑन। ये तो हो गया इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास ये सारे वेवफॉर्म्स हो गए। अब आते हैं इसी तरह इस नेगेटिव हाफ साइकिल पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब पोलैरिटी नेगेटिव ऊपर हो जाती है और प्लस नीचे आ जाता है तो D2 एंड D3 हमारे पास रिवर्स बाइस्ड हो जाते हैं और D1 और D4 हमारे पास क्लोज्ड हो जाते हैं। तो इनकी बदौलत भी हमारे पास आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज मिलती है। क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट है तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वो वोल्टेज इसी रेजिस्टर के अक्रॉस होगी, तभी हमने शो किया है कि ये नेगेटिव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव हाफ साइकिल है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो AC साइकिल में प्लस और नेगेटिव होता है तो एक्चुअली करंट की डायरेक्शन की बेस पे होता है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्टर है, उसके अक्रॉस करंट जब दो डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करती है तो उससे AC बन जाता है। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वही रेजिस्टर है इस केस में भी और इस केस में भी, और दोनों में हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे पोलैरिटी अपोजिट होगी, लाइक यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती रही है लेकिन लोड के अक्रॉस जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तभी यहाँ पे हमने क्या डिनोट किया कि आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी वो पॉजिटिव है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि इस केस में अब हमारे पास डायोड D2 और डायोड D3 के अक्रॉस जो करंट है वो ज़ीरो है, तभी हमने यहाँ पे कोई हाफ वेव शो नहीं की। लेकिन इसके बरअक्स यहाँ पे D1 और D4 जो है उसके अक्रॉस हमारे पास यहाँ पे हाफ साइकिल आया है। ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे डायोड D1 और डायोड D4 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, तभी यहाँ पे इसके अक्रॉस वेवफॉर्म शो हुई है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि आई आउटपुट इस केस में आप लोग देख सकते हैं D1 एंड D4 इज ऑन, तभी यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वैल्यू नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो ये वाला हो या ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो, हमारे आउटपुट के अक्रॉस आउटपुट करंट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तभी यहाँ पे दोनों केसेस में चाहे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो तब भी आउटपुट करंट यहाँ पे आ रही है, और चाहे हाफ साइकिल नेगेटिव हो तब भी यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है और यहाँ पे वो दूसरी साइड पे फ्लिप हो गया, तो इसका आसान आंसर ये है कि इस रेक्टिफायर के थ्रू जो रेक्टिफायर की वजह से जो लोड रेजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तभी हमारे पास आउटपुट करंट की जो वेवफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की पॉजिटिव साइड्स पे है। तो ये तो पूरी डिस्क्रिप्शन हो गई फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, कि वो किस तरह फंक्शन करता है और उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स है उनका जो वेवफॉर्म है वो किस तरह आता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट इक्वेशंस। हमारे पास जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के वो यही है। The average value of the load voltage VDC can be calculated as। जिस तरह आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंट वेवफॉर्म्स दिखाए थे, तो उसमें एक वेवफॉर्म थी आउटपुट की जो कि AC वेवफॉर्म की तरह थी, लेकिन इसमें जो था नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं था बल्कि सारे पॉजिटिव हाफ साइकिल्स थे। तो एज वी नो कि हमारे पास वैल्यू डिफरेंट हर एक टाइम इंस्टेंट पे चेंज हो रही थी, तो तभी हम अब इस केस में क्या फाइंड करेंगे? VDC। ठीक है, तो VDC के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि 1/π02π Vm sin ओमेगा t d ओमेगा dt, ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, तो इससे डिफरेंट मैथमेटिक्स
के थ्रू हमारे पास जो आउटपुट जो फाइनल इक्वेशन मिलती है वो क्या है, 2Vm डिवाइडेड बाई पाई। इसका मतलब ये है कि अगर हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में अगर आउटपुट के अक्रॉस जो डीसी वोल्टेज है उसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड करेंगे। इस सब्जेक्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इस इक्वेशन का प्रूफ क्या है, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में आउटपुट वोल्टेज डीसी की इक्वेशन क्या है, तो वो है 2Vm डिवाइडेड बाई पाई। हाफ वेव के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल था Vm डिवाइडेड बाई पाई के, लेकिन इसमें चूँकि हमारे पास हाफ साइकिल्स 2 है तो इसकी जो इक्वेशन है वो 2Vm डिवाइडेड बाई पाई बन जाती है। इसी तरह अगर हम आउटपुट करंट की डीसी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो किस चीज़ के इक्वल होगी, VDC डिवाइडेड बाई R, एंड VDC की वैल्यू क्या है, 2Vm डिवाइडेड बाई पाई। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन सो वी गेट 2Vm डिवाइडेड बाई पाई R। इसी तरह अगर हम आउटपुट वोल्टेज की RMS वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो वो इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब ये है कि पहले हम स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसके बाद मीन लेंगे, मीन मीन्स एवरेज लेंगे, और फिर जो इनपुट वोल्टेज है उसकी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास अब क्या है, डिफरेंट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के थ्रू जो फाइनल इक्वेशन है Vm डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट, ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की इक्वेशन है। ये सारे इक्वेशन जो है ये हमारे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए है। ठीक है। So now next topic is full wave bridge rectifier with RL load। हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में इंडक्टर इसलिए इंक्लूड करते हैं लोड में क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक जो लोड्स है वो हमेशा रेजिस्टिव लोड्स नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम दे इंक्लूड इंडक्टर्स आल्सो। दैट्स वाई वी आर आल्सो स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ इंडक्टर इन द load। So this is actually we have the topic is full wave bridge rectifier with RL load। अब हम देखते हैं कि अगर लोड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ना हो बल्कि उसके साथ इंडक्टर भी हो तो हमारे पास उस सर्किट जो वर्किंग प्रिंसिपल है उस वो किस तरह इफेक्ट होता है। तो बाकी जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल था वो यहाँ भी सेम टू सेम ही फंक्शन करेगा। किस तरह सेम टू सेम फंक्शन करेगा कि एक ही टाइम पे D1 और D2 कंडक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम D3 और D4 कंडक्ट करेंगे। सो सेम प्रिंसिपल जिस तरह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस हमारे पास आउटपुट करंट की जो वेवफॉर्म है वहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास Vs का पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये Vs का नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट भी हमारे पास आउटपुट के क्रॉस आउटपुट जो है वहाँ पे भी आउटपुट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो करंट है उसकी वेवफॉर्म डिफरेंट है। और ये वेवफॉर्म इस तरह क्यों है, इसकी बैकग्राउंड पे डिफरेंट मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो इस सब्जेक्ट के स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये ग्राफ ये वेवफॉर्म इस तरह क्यों आ रहा है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट के अक्रॉस ये वोल्टेज अब यहाँ इसी ज़ीरो से यहाँ तक इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे जो इंडक्टर है वो इसी करंट को अपोज करेगा, तो तभी ये करंट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। अब इससे आगे आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब करंट आउटपुट के अक्रॉस वो डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अब चूँकि इंडक्टर लगा है वो कोशिश करेगा कि मेरे अक्रॉस करंट की जो रिडक्शन है ये अकर ना हो, इसलिए ये अपोज करती है और करंट उसकी निस्बत से वो पोलरिटी चेंज हो जाती है और वो करंट अपने अक्रॉस इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। ये वही प्रिंसिपल है जो स्टार्ट से मैं आप लोगों को बता के आ रहा हूँ कि
जब पोलैरिटी एक जैसी होती है तो इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी एक तरह की होती है, और जब पोलैरिटी दूसरी तरफ अपोजिट हो जाती है तो इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी डिफरेंट हो जाती है। ये वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशंस में यूज़ हो रही है। तो ये हमारे पास वही वेवफॉर्म है, ठीक है। ये एक्चुअली कौन से करंट है, ये एक्चुअली वही करंट है जो D1 और D2 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रही है, सही है। D2 और D3 के अक्रॉस, सॉरी D2, यहाँ पे उन्होंने लिखा है I2 एंड I3, I2 एंड I3। एक्चुअली अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली ये डिफरेंस जो है I2 और I3, ये एक्चुअली मैंने ये ग्राफ एक बुक से ली है और ये सर्किट जो फिगर है ये दूसरे बुक से ली है। तो ये एक्चुअली हमारे पास D2 है और ये हमारे पास D3 है, ठीक है, और ये D1 है और ये D4 है, तभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। सो काइंडली आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। आप लोग ये याद रखिए कि पहले D1 और D2 कंडक्ट करेंगे और उसके बाद D3 और D4 कंडक्ट करेंगे। तो उसके लिहाज से आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये I1 और I2 है, और ये जो वेवफॉर्म है ये हमारे पास D3 और D4 के अक्रॉस है, ठीक है। अब ये हमारे पास आउटपुट करंट है। इस हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट करंट इसके ही इक्वल होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और करंट फ्लो ही नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो डायोड है वो ऑफ है। तो ये जो करंट है ये आउटपुट के क्रॉस भी फ्लो करेगी। इस तरह नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बाकी ऑपरेशन सेम एंड सिंपल है, वही पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो D3 और D4 कंडक्ट करना स्टार्ट कर लेगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर आउटपुट पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। इसी तरह अब हमारे पास D1 और D2 कंडक्ट नहीं करेंगे, तभी यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे कौन से डायोड्स कंडक्ट करेंगे, D3 और D4, तो तभी वेवफॉर्म यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है आप लोगों को, सही है। अभी हम और ये अब हमारे पास आउटपुट की वेवफॉर्म है, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म। तो आउटपुट करंट की वेवफॉर्म कैसे बनेगी, वो इस तरह बनेगी कि ये जो हमारे पास लोड है उसके अक्रॉस कौन कौन से टाइम पे करंट फ्लो करती है। तो इसका मतलब ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो है वो अगर पोलैरिटी जैसी भी हो हमारे पास आउटपुट के क्रॉस करंट फ्लो करती है। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को हम अगर कंबाइन भी कर ले तो हमारे पास आउटपुट की जो करंट है वो हमारे पास फ्लो करती है। तो हम इसको और इसको कंबाइन करके आउटपुट करंट की वेवफॉर्म बना सकते हैं। ये हमारे पास है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद RL लोड। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट की जो करंट है उसमें रिपल्स है। रिपल्स मीन्स कि हमारे पास फ्लक्चुएशंस है। तो इसको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, इसको हम इस तरह रिमूव कर सकते हैं कि अगर इंडक्टर की जो वैल्यू है वो अगर रेजिस्टर से बहुत ज़्यादा बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमने लिखा है कि वेवफॉर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट व्हेन इंडक्टर वैल्यू इज़ वेरी लार्जर देन रेजिस्टर। तब हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि बाकी सब कुछ उसी तरह का है, लेकिन करंट की जो वेवफॉर्म है वो कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास लोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब हमारे पास इंडक्टर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट करंट की जो वेवफॉर्म है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास आउटपुट करंट में जो फ्लक्चुएशंस है या रिपल्स थे वो अब रिमूव हो गई है। इसकी मिसाल आप लोग उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वो फिल्टर स्टडी कर रहे थे। कैपेसिटर इज़ अ फिल्टर, और कैपेसिटर जो था वो पावर सप्लाई के आउटपुट से रिपल्स रिमूव कर रहा था। तो इसी तरह हम इंडक्टर से भी फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। So this was all about full wave bridge rectifier with resistive load and full wave bridge rectifier with RL load. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।